स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के दूसरे लेक्चर के बारे में। पहला लेक्चर हम लोग देख चुके हैं जिसके तहत हम लोगों ने इतिहास की बेसिक नॉलेज ली थी, जिसमें हम लोगों ने इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, और उसको हम लोगों ने सही तरीके से समझा था। जब वीडियो का एंड हुआ था तो हम लोगों ने देखा था नवपाषाण काल को, ठीक है, अर्थात पूरे पाषाण काल को हम लोगों ने समझ लिया था। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि इसके बाद अब आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल, और उसके तहत सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग देखेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास जानने के स्रोत के बारे में, क्योंकि अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है तो उसके पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मनका क्या होता है, मृदुभांड क्या होता है, साथ ही साथ अभिलेख क्या होता है, मूर्तियां कैसे मिली, कहां पर मिली, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज चाहिए। क्योंकि इतिहास को अगर समझना है तो सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि इतिहास के बारे में जो लोग थे, जिन्होंने इतिहास के बारे में अपनी पूरी तरह से स्टडी की और उस पर रिसर्च किया, उन्होंने कैसे किया, इतिहास के कालखंडों को कैसे बांटा गया, इन सब को जानने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी जो लोग हैं जीएस पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री आता ही आता है, तो प्रिपरेशन सही तरीके से करिए और वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। कल के वीडियो को हम लोगों ने डायग्राम में समझा था, आज भी हम लोग डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे। आप लोग टेंशन ना लें। बहुत लोग सोचते होंगे कि हिस्ट्री का वीडियो है, इसमें लेक्चर होना चाहिए, चीजें एक्सप्लेन करनी चाहिए, वो चीजें आपको आगे मिलने वाली है। पहले आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली तौर पर बात करने वाले हैं इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला स्रोत आपका हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होगा आपका साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के तहत हम लोग अभिलेख को पढ़ेंगे, स्मारक और भवन को पढ़ेंगे, और उसके साथ ही मूर्तियों को पढ़ेंगे, चित्रकला को पढ़ेंगे। और साहित्यिक स्रोत में अगर हम लोग देखें तो विदेशी साहित्य और भारतीय साहित्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी कर बोर्ड पर चलते हैं और डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम पूरे बोर्ड पर आज बनने वाला है, लास्ट तक रहिएगा। जो कंटेंट मैं आज आप लोगों को दे रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इस बात का आप लोगों को बिलीव तभी होगा जब आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं बोर्ड पर, देखेंगे क्या समझने वाले हैं। देखिए, मैं अगर चाहता तो बोर्ड पर पहले से ही चीजें लिख के रख देता और सिर्फ एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता देता, जैसे कि सभी यूट्यूबर करते हैं। लेकिन हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब ये है कि चीजें खुद से लिखिए और उसे एक एक वर्ड एक्सप्लेन करिए, तब चीजें ज्यादा आपके माइंड में सेट होती हैं। ठीक, तो चलिए आते हैं बोर्ड पर। क्या लिखेंगे हम लोग? ऐतिहासिक स्रोतों का वर्गीकरण करेंगे हम लोग। ठीक, एक एक पॉइंट में लिखता जाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा जहां आवश्यक लगेगा। ठीक, क्योंकि यह चीज आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसमें मैं बहुत सारी ग्रंथों के बारे में बात करने वाला हूं, किताबों के बारे में बात करने वाला हूं, जैसे आपके वेद हो गए, खड दर्शन हो गए, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, इन सब के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। तो आप लोग अपनी कमर कस लीजिए और वीडियो कम से कम 40 से 45 मिनट का होगा, उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन लास्ट तक जरूर रहिएगा। इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक, तो आते हैं। हम लोगों ने अभी बात क्या की कि इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो मुख्यतः तौर पर 2 हैं। कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इन दोनों के हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। और मैं ये भी देखने वाला हूं कि कितने लोगों के कमेंट्स आते हैं, मतलब कि कितने लोग वीडियो में लास्ट तक रुकेंगे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पुट करूंगा, क्या पता बीच में भी बोल दूं। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। ठीक, दूसरा क्या रहेगा हमारा? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत होते हैं जैसे कि
मैंने आप लोगों को बताया अभिलेख हो गया, कोई भवन या स्मारक हो गया, चित्रकला हो गया, मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, इन सब के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था ना कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसमें कोई लिखित सामग्री नहीं उपलब्ध है, ठीक, जिसके बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि पाषाण काल, उसमें पत्थर के औजार मिले हैं, तक्षणी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, ये सारी चीजें मिली हैं। तो ये क्या है, ये पुरातात्विक अवशेष है, ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। जैसे कि कोई अभिलेख हो गया, अभिलेख का मतलब यह है कि किसी पत्थर या चट्टान पर कहीं पर भी गुफाओं में कुछ लिखवा दिया गया है, ठीक, उन सब के बारे में देखना और समझना और कार्बन डेटिंग के आधार पर उसका टाइम पीरियड निकालना। तो यह एक स्रोत है, इतिहास को जानने का एक साधन है, ठीक। सेम इसी तरह से मूर्तियां हो गई, चित्रकला हो गई, उन सब के बारे में। जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत में सबसे पहले चित्रकला कहां पर मिली थी, तो वह मध्य प्रदेश के भीमबेटका में मिली थी। तो ये सारी चीजें हैं, आइए देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के तहत क्या क्या आता है। अभिलेख, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर दिख भी नहीं रहा होगा ना तो ध्यानपूर्वक चीजों को सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं याद करवा दूंगा मैं, ठीक। पुरातात्विक स्रोत के तहत अभिलेख, और उसके बाद आता है भवन या स्मारक, ठीक। उसके बाद आता है भवन व स्मारक, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक। उसके बाद आते हैं सिक्के, ठीक है। मैं सोच रहा हूं कि आज बोर्ड एकदम क्लीन रहे जिससे कि चीजें आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे। भवन व स्मारक, सिक्के, अभिलेख, मूर्तियां, और मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, चित्रकला, ठीक। ये पार्ट किसके हो गए, पुरातात्विक स्रोत इतने ही हैं, ठीक। इस तरह से अगर आप लोग बनाएंगे, थोड़ा आकर्षक बनाएंगे, तो चीजें आपको याद करने में इजी रहेंगी, ठीक। 2, 2, 4, 1, 5 पुरातात्विक स्रोत में कुल 5 साधन हमें प्राप्त हुए हैं जिससे हम लोग इतिहास के बारे में चीजें जान सकते हैं। पहला है अभिलेख, दूसरे हैं भवन या स्मारक, तीसरे हैं हमारे मूर्तियां, चौथे पर आपका सिक्का, पांचवें पर आपका चित्रकला। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत को। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा इतिहास है यह पूरी तरह से भारतीय ग्रंथों पर या भारतीय साहित्य पर डिपेंड नहीं है। इसमें कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण भी है। जैसे मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। मेगास्थनीज हो गए। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ये भी कहां के थे? यूनान के थे। यूनान अर्थात रोम के थे हेरोडोटस। जैसे अरिस्टिबुलस हो गए, ये भी रोम के हुआ करते थे। फाहियान चीन के थे, वेनसांग चीन के थे। ये सब यात्री थे। किसी भी राजा के शासन काल में ये लोग यात्रा करने आते थे भारत में, तो वो जहां जहां घूमते थे, जो जो चीजें उन्हें मिलती थी उसे वो अपने पास नोट डाउन कर लेते थे। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं यात्रियों का यात्रा वृत्तांत, ठीक, या यात्रा का वर्णन। उसके माध्यम से भी भारतीय इतिहास को समझने में बहुत सारी हेल्प मिली है। लेकिन उसमें हुआ क्या? उसमें कुछ कमियां रह गई। जैसे कि कोई भी जो विदेशी यात्री आया और भारत में जिस शासक का शासन चल रहा है उसके तारीफ में भी बहुत सारी चीजें लिखा करता था। तो जो हमारे इतिहासकर्ता महोदय थे उन लोगों ने क्या किया कि उस पर पूरी तरह से बिलीव नहीं किया। ठीक है, उन्होंने भारतीय साहित्य को भी पढ़ने की कोशिश की। तो जो साहित्यिक स्रोत है इसे हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। आइए डिवाइड करते हैं। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में हम लोग बांटेंगे। भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य। दिख रहा है आप लोगों को ना? यही होता है ऑफलाइन क्लास में। लाइव क्लासेस चलती रहती है तो आप लोग कमेंट भी करते रहते हैं। ये जो विदेशी साहित्य है ना, इसमें क्या है? पूरा का पूरा विदेशी यात्रियों का वर्णन,
इसे यात्रा वृत्तांत भी बोलते हैं, मतलब कि उन्होंने जो यात्रा की उसके समय जो जो चीजें उन्होंने देखी उसके बारे में उन्होंने लिख दिया। ठीक, अब यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। जो भारतीय साहित्य है ना, इसे भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? तो पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है आपका पहला धार्मिक साहित्य, और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा है संगम साहित्य। इन तीनों में अंतर क्या है मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं, पहले डायग्राम बना लीजिए। आइए, बहुत देखिए हिस्ट्री जो है ना बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत इजी है। अगर आप लोग अपने माइंड में सेट करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ना तो सारी चीजें आपको इसी तरह से मौखिक रूप में याद हो जाएंगी। अगर आप सोचिए कि रट्टा मारेंगे तो चीजें याद नहीं होंगी। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ऐड करिए, उससे रिलेटेड बनाइए, तब याद करिए, बहुत मजा आएगा, चीजें याद भी हो जाएंगी आपको। चलिए आते हैं, जो भारतीय साहित्य है इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। वो भाग कौन कौन से हैं? पहले पर आता है हमारा धार्मिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य। आप लोग ये सोचकर परेशान मत होना कि मैं छोटे शब्द लिख रहा हूं, इसका रीजन है कि पूरा बोर्ड आज भरने वाला है, बहुत सारी नई चीजें आपको मिलेंगी और ये कंटेंट कहीं मिलेगा नहीं आपको। धार्मिक साहित्य हो गया, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्म निरपेक्ष। भारत हमारा कैसा राष्ट्र है? लोकतांत्रिक गणराज्य है जो एक धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सभी धर्मों को बराबर की वरीयता दी जाती है। धर्मनिरपेक्ष और संगम साहित्य, संगम साहित्य। पहले हम लोग इसे देख लेंगे, या फिर चलिए पहले विदेशी साहित्य हम लोग देख लेते हैं। जो विदेशी साहित्य है इसे भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं वो देखिए। पहला भाग निकल के आया, जो भी मैंने बात की थी, यूनान या रोम के जो विदेशी यात्री आए थे उनके यात्रा वृत्तांत। दूसरा आता है चीन के यात्री, उसके बाद अरब के यात्री। ठीक है, तो ये 3 हैं विदेशियों में। यूनान के जो आते थे यात्री उनका, चीन के जो यात्री आए हुए थे उनका यात्रा वृत्तांत, और जो अरब के यात्री आए हुए थे उनका यात्रा वृत्तांत। ठीक है, आइए अब ये जो भारतीय साहित्य है इसको 3 भागों में हम लोगों ने बांटा। पहला भाग हमारा कौन सा कहलाया? धार्मिक साहित्य, दूसरा कहलाया धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा कहलाया संगम साहित्य। आप सबको पता होगा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसमें बहुत सारे धर्म हुआ करते हैं, पहले से ही, इतिहास से ही है। तो पहला जो धर्म निकल के आता है वह है ब्राह्मण धर्म, दूसरा आप सबने पढ़ रखा है बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म, और उसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। तो धर्म जो धार्मिक साहित्य है, इन साहित्यों को हम लोग क्या करेंगे? 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग ना तो बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, ना ब्राह्मण धर्म पढ़ रहे हैं, ना जैन धर्म पढ़ रहे हैं, और ना ही हम लोग पढ़ रहे हैं संगम धर्म या फिर धर्मनिरपेक्षता। ये कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग इनकी रचनाओं को देख रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे अतीत के बारे में अर्थात हमारे इतिहास के बारे में पता लग रहा है, वो चीजें हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग यही समझेंगे कि कौन कौन से वो साहित्य हैं या कौन कौन सी वो किताबें हैं। शायद आप लोगों को कुछ नई किताबें भी सुनने के लिए मिलेंगी, जिनके माध्यम से हम लोग इतिहास को सही तरीके से समझते हैं। तो आइए क्या करेंगे? धार्मिक साहित्य को 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं। पहला कौन सा है? पहला निकल के आया ब्राह्मण। कौन सा? ब्राह्मण, सॉरी, ब्राह्मण। दूसरा निकल के आया बौद्ध, और तीसरा निकल के आया आपका जैन। अब हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि इन तीनों धर्मों की वो कौन कौन सी किताबें या फिर वो कौन सी रचनाएं हैं जिनके माध्यम से हमें अतीत के बारे में पता लगता है। क्योंकि वीडियो
भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के नाम से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग ये नहीं पढ़ेंगे जैसे अभी इसमें आएगा विनय पिटक, सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंदपन हो, इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना। ये सब हम लोग जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे कि इसे किसने लिखा है, क्या किया है। आज हम लोग सिर्फ यह जानेंगे कि किसके माध्यम से इतिहास के बारे में पता लगता है। ठीक है, आइए। तो अभी ब्राह्मण को हम लोग छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण धर्म है इसमें कुल 10 भागों में इसे बांटा गया है। हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अगर मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा तो पूरा का पूरा बोर्ड भर जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म की वो कौन सी कृतियां हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। तो पहली है विनय पिटक। 3 पिटक थे बौद्ध धर्म में, आप सबको पता होगा, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। ठीक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। और इसके बाद आता है बौद्ध धर्म की ही एक रचना है जिसे हम लोग कहते हैं मिलिंदपन्हो। क्या? मिलिंदपन्हो। मिलिंदपन्हो। इसके बाद आता है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित, ये वो कृतियां हैं जिनके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। इसके बाद आता है दिव्यावदान। दिव्यावदान। तो बौद्ध धर्म के तहत कुल 6 कृतियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से आपको इतिहास के बारे में पता लगता है। कृतियां बहुत सारी हैं लेकिन हमें वही पढ़ना है जो हमें इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में बताती हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग जैन धर्म पर। जैन धर्म के तहत कुल कितनी कृतियां हैं? तो 3-4 इसकी इंपॉर्टेंट हैं जो अतीत के बारे में बताती हैं। पहला है परिशिष्ट पर्वम। परिशिष्ट पर्वम। दूसरा निकल के आता है, अगर आप लोगों ने सही तरीके से जैन धर्म को पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज निकल के आती है परिशिष्ट पर्वम और भद्रबाहु चरित्र। कौन सा? भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र। उसके बाद परिशिष्ट पर्वम, भद्रबाहु चरित्र और भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। मैं बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आप लोगों को याद हो जाए। जैन धर्म के तहत परिशिष्ट पर्वम, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, ये सब रचनाएं हैं। और लास्ट में निकल के कौन सा आता है? परिशिष्ट पर्वम, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। कौन सा? कल्प सूत्र। अब आता है धर्मनिरपेक्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसमें मैं बुक भी बताऊंगा और उससे रिलेटेड कुछ चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और राइटर का भी नाम साथ में लिखूंगा। तो जो धर्मनिरपेक्ष है इसके तहत सबसे पहले आता है चाणक्य को। आप लोग जानते हैं ना, चाणक्य या कौटिल्य। इनकी सबसे फेमस बुक कौन सी है? अर्थशास्त्र है, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है। अर्थशास्त्र, इसमें राजनीतिक चीजें की गई हैं। दूसरे पर आते हैं चाणक्य के बाद कल्हड़। कल्हड़ की राजतरंगिणी। कल्हड़ ने एक किताब लिखी है राजतरंगिणी, जो पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें बताती है। तो वो राइटर है कल्हड़, किताब का नाम है राजतरंगिणी। हम लोग क्या देख रहे हैं? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं? भारतीय साहित्य, भारत के वो साहित्य जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के तहत चाणक्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी और पाणिनि की अगर हम लोग देखें तो अष्टाध्यायी। पाणिनि यह भी एक बहुत बड़े राइटर थे और इन्होंने एक किताब लिखी है अष्टाध्यायी। पाणिनि की मुद्रा राक्षस। किसकी? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। अब आते हैं महाकवि कालिदास।
कालिदास की कृति है, आप सबको पता होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये एक ही बुक का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम अलग बुक है, मालविकाग्नि मित्रम अलग है, और रघुवंशम, ठीक, और रघुवंशम के साथ साथ मेघदूतम, ये सब किसकी किताबें हैं? तो यह महाकवि कालिदास की हैं। और एक और राइटर है, उनका नाम है बाण, जिन्हें बाण भट्ट भी बोलते हैं। इन्होंने किताब लिखी है, कौन सी? ये हर्ष के समकालीन कवि थे, तो हर्ष चरित नाम से इन्होंने बुक लिखी है। सॉरी, हर्ष चरित और कादंबरी, ठीक, ये किसने लिखा है? महाकवि बाण भट्ट, ठीक। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम लोगों ने देखा चाणक्य का अर्थशास्त्र, कल्हड़ की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। अब आता है संगम साहित्य। संगम साहित्य के तहत भी हम लोग देखेंगे 3 से 4 किताबें। पहली है तिरुकुरल, ठीक, दूसरी है सिलप्पादिकारम, सिलप्पादिकारम, तीसरी है मणिमेखलय, मणिमेखलय। ये सब किताबें हैं जिनसे हमें अतीत के बारे में पता लगता है। मणिमेखलय के बाद आती है जीवक चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। मेघदूतम मिट रहा है क्या? ठीक, तो ये हो गई संगम साहित्य की कितनी किताबें? तिरुकुरल, सिलप्पादिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि। सबको सबके साथ हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं अब, ठीक। ये इसकी हो गई, ये हो गई आपके किसकी? धर्मनिरपेक्ष की। जैन धर्म की कौन कौन सी हो गई? ये 4 हो गई। और बौद्ध धर्म की हो गई ये 4, ठीक। अब हम लोग ब्राह्मण है लेकिन इसे भी छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। आइए अब हम लोग समझते हैं विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में हम लोग 3 देश के यात्रियों का वर्णन देखने वाले हैं। पहला जो यूनान है, यूनान अथवा रोम के जो यात्री थे पहले, उनका नाम है मेगस्थनीज। मैं आप लोगों को एक चीज याद करवा दूं कि ये चीजें ना डायरेक्ट आपसे प्रश्न बनता है, यूपीएससी में डायरेक्ट प्रश्न बनता है और किताबों के बारे में पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। राज्य तरंगिणी किसने लिखा है? कल्हड़ ने। या फिर ऑप्शन में देगा कि निम्न, प्रश्न देगा कि निम्न में से कौन सी कृति कल्हड़ की है, तो उसमें एक ऑप्शन आपका राज तरंगिणी भी होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। याद करना बिल्कुल इजी है, जब मैंने याद कर लिया तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे चीजें जल्दी याद नहीं होती हैं। पहले हो गए मेगस्थनीज, दूसरे हो गए टालमी, टॉमी नहीं टालमी, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। मेगस्थनीज, टालमी और हेरोडोटस। हेरोडोटस ये कहाँ के हैं? रोम के। और इनसे रिलेटेड क्या फैक्ट मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये इतिहास के जनक हैं, ठीक। मेगस्थनीज, टालमी, हेरोडोटस, और हेरोडोटस के बाद आते हैं कौन? निर्याकस। निर्याकस, और निर्याकस के बाद आते हैं अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस ये कहां के यात्री हैं? यूनान अथवा रोम के यात्री हैं जो भारत आए हुए थे। और इन सब की फेमस किताबें हैं जिनके माध्यम से भारतीय इतिहास के बारे में पता लगता है, ठीक। आइए, चीन के यात्री 2 फेमस हैं, ह्वेनसांग और फाह्यान। ये 2 यात्री चीन के थे जो भारत आए हुए थे। इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जितनी चीजें मैं लिख रहा हूं ना, बहुत सही तरीके से हम लोग इसे समझने वाले हैं। ध्यान पूर्वक आप लोग देखते रहिए बस। अरब यात्री में क्या आता है? सबसे पहले आते हैं अबू रिहान।
अबू रिहान। दूसरे पे आते हैं अल बरूनी। आपसे इन सब यात्रियों का नाम देकर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा यात्री अरब का नहीं है। ऑप्शन में दे देगा अबू रिहान, अल बरूनी, अल मसूदी और मेगास्थनीज। तो अबू रिहान, अल बरूनी, अल मसूदी ये सब कहां के हैं? अरब के हैं। लेकिन मेगास्थनीज जो है वो कहां के थे? रोम के। ठीक, तो क्या क्या लिखा हम लोगों ने? अबू रिहान, अल बरूनी, अल मसूदी, अल मसूदी। यहां पर आप लोगों का एक तुक्का भी काम कर सकता है। जिस विदेशी यात्री के नाम के पहले अ लगा हो, मैं गारंटी के साथ नहीं कर सकता हूं, लेकिन 3-4 तो यहीं पर आपको मिल जाएंगे। अबू रिहान, अल बरूनी, अल मसूदी ये सब कहां के हैं? तो अरब के यात्री हैं। उसके बाद आते हैं आप सबके फेवरेट मार्को पोलो। इनमें से अच्छा आप लोगों में से कौन सा व्यक्ति है जो मार्को पोलो का नाम नहीं सुना है? ये भी एक अरब यात्री थे जो भारत आए हुए थे। तो हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत भी देख लिया, इनको भी जिनके साथ जो हैं उनमें ऐड कर। देखिए मैं आप लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं इस समय, क्योंकि मैं बोर्ड पर हूं। बोर्ड पर चीजें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं सोच रहा हूं वीडियो लंबा ना हो, इसलिए जल्दी लिख रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मैं चीजें लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखिए, समझिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। मेहनत बहुत लग रही है, पूरी कोशिश की है मैंने कि आप लोगों को आज के वीडियो में इतने कंटेंट आप लोगों को मैं दे दूं कि ऐतिहासिक स्रोत के बारे में आप लोगों को बाहर से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, तो चलिए एक बार हम लोग रिवाइज कर लें क्या? चलिए रिवाइज कर लेते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों का हम लोगों ने क्या किया? वर्गीकरण किया। इसे 2 भागों में हम लोगों ने बांटा। पहला हमारा कौन सा निकल के आया? पहला था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में कुल 5 पॉइंट थे। कौन कौन से? पहला था अभिलेख, दूसरा था स्मारक एवं भवन, उसके बाद सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा, विदेशी यात्रियों का साहित्य, भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य को फिर हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, और उन 3 भागों में पहला पॉइंट था धार्मिक साहित्य, दूसरा था धर्मनिरपेक्ष साहित्य, और तीसरा था हमारा संगम साहित्य। ठीक, जो धार्मिक साहित्य था, धार्मिक साहित्य को भी हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया। इस समय देख रहे हम लोग कितना बांट रहे हैं, बांटना पड़ेगा क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप लोग एज ए स्टोरी लेकर पढ़िए, चीजें आपके क्लियर होती रहेंगी। मैं रिवाइज करवा रहा हूं, कहां तक हम लोग पहुंचे थे? धार्मिक साहित्य को 3 भागों में बांट दिए। कौन कौन से? पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य अभी हम लोग नहीं देखे हैं, लास्ट में देखेंगे क्योंकि उसमें कुल 10 हैं। हम लोगों ने देखा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में हम लोगों ने क्या क्या देखा? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित, और उसके बाद दिव्यावदान। लिखा है कि नहीं हम लोगों ने इतना? बुद्ध चरित, दिव्यावदान। ठीक है। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वम, और दूसरे पर भद्रबाहु चरित, तीसरे पर हमारा निकल के आया भगवती सूत्र। उसके बाद आता है हमारा कौन सा? दूसरे पर हमारा कौन सा था? पहला धार्मिक हो गया, दूसरा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष में हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा किसे? चाणक्य का अर्थशास्त्र, कल्हण की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम। उसके बाद बाणभट्ट आते हैं। बाणभट्ट ने 2 किताबें लिखी। कौन कौन सी? वो हर्ष के समकालीन थे, तो उन्होंने हर्ष चरित लिखा और कादंबरी। उसके बाद हम लोग चले गए कहां? विदेशी साहित्य में। उसे हम लोगों ने 3 भागों में बांटा। पूरा का पूरा विदेशी साहित्य यात्रियों का विवरण है। पहला हम लोगों ने देखा रोम के यात्री अथवा यूनान के यात्री, दूसरा चीन के यात्री, और तीसरा अरब के यात्री। तो हम लोगों ने रोम के यात्रियों में देखा मेगास्थनीज को, टालमी को, निर्याकस को, हेरोडोटस को और अरिस्टोबुलस को। चीन के यात्रियों में हम लोगों ने किसे देखा? फाहियान को और वेनसांग को। अरब के यात्रियों में हम लोगों ने किसे देखा? अबू रिहान हो गया, और उसके बाद अल बरूनी, अल मसूदी और मार्को पोलो। इतनी चीज हम लोग बोर्ड पर देख चुके हैं। देखिए मैंने आप लोगों को पीछे बिना देखे सारी चीजें रिवाइज करवाया।
आप लोग भी चाहेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपने ये याद कर लिया तो जितने भी ऐतिहासिक स्रोत हैं कहीं से भी प्रश्न बनेगा आप 100% सही करके आएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए अब आते हैं हम लोग ब्राह्मण साहित्य पर। ब्राह्मण साहित्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग इतने सिंपल वे में इसे पढ़ने वाले हैं कि बहुत छोटा लगेगा। देखिएगा, वीडियो बड़ा होगा, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चीजें आप लोगों को याद करवानी है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग ब्राह्मण साहित्य में देखेंगे वेद। कुल कितने वेद हैं कमेंट करिए आप लोग। वेद के बाद हम लोग देखने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक हो गया, अरण्यक, उसके बाद उपनिषद, उपनिषद, उसके बाद वेदांग, और वेदांग के बाद क्या निकल के आता है उपवेद, उपवेद के बाद आता है खट दर्शन, मतलब 6 दर्शन। खट दर्शन हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 बचे ही, कौन कौन से? महाकाव्य, पुराण और स्मृति। देखिए आप लोग हिस्ट्री पढ़ने आए तो वीडियो तो लंबे होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। ये जो मैं दे रहा हूं सिर्फ डायग्राम है, कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीजें नहीं है। मिलेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे किसे, इसी के तहत पहले तो कोशिश करेंगे अभिलेख। अभिलेख हम लोग देख ले, भवन, सिक्के, मूर्तियां, इन सबको एक एक वीडियो में समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको ऑप्शनल भी लेकर चलना है। वरना जैसा आप लोग कहेंगे मैं यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल हमें स्टार्ट करना है। चलिए वेद पर आते हैं। कुल 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग देखेंगे, ये कुल 3 हैं। देखिए हैं तो बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमें वही लिखना है बस। ब्राह्मण ग्रंथ में पहला है ऐतरेय, ठीक है, दूसरा है कौशितकीय, कौशितकीय, और तीसरा है गोपथ। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं अरण्यक पर, और अरण्यक में सिर्फ 3 है। कौन कौन से? तैत्रीय, मैत्रायणी, और जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है यह अरण्यक भी है, तो ऐतरेय नाम का भी एक अरण्यक है। उपनिषद, उपनिषद आप लोगों ने बहुत सारे पढ़ा होगा। कौन से? जैसे छंदोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ठीक, ये सारे हैं उपनिषद हम लोग देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है हम लोग यहां लिखेंगे, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। उपनिषद में सबसे पहले छांदोग्योपनिषद, ठीक, उसके बाद आता है कठोपनिषद, मतलब कठोप उपनिषद है, ठीक, कठ उपनिषद, छंद उपनिषद, तो छांदोग्य उपनिषद बोलते हैं इसे, संधि विच्छेद करके लिखा गया है और ऐसे ही लिखा जाता है। उसके बाद आता है बृहदारण्यक। कौन सा? बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। याद करने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि नाम बहुत डिफिकल्ट है। मैंने बहुत इस पर रिसर्च किया तब जाकर चीजें याद हुई हैं, बट कोई भी चीज हार्ड हो सकती है, इम्पॉसिबल नहीं हो सकती अगर आपने ट्राई किया तो, ठीक, तो याद करिएगा, हो जाएगा। उपनिषद आगे लिख लीजिएगा। अब आते हैं आपके वेदांग, ठीक, तो वेदांग कुल आपके 6 हैं। कौन कौन से? शिक्षा, शिक्षा है, शिक्षा के बाद कौन सा निकल के आता है आपका? कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक। उपवेद कौन कौन से हैं? तो 4 उपवेद हैं, आप सबको पता होगा। आयुर्वेद,
धनुर्वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद। और इसके बाद आता है आपका शिल्प वेद। नीचे तक दिख रहा है। चलिए अब आते हैं खट दर्शन। खट दर्शन के तहत हम लोग क्या देखेंगे? सांख्य, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, और उसके बाद आता है एक है वैशेषिक। कौन सा? वैशेषिक। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, बहुत सारी चीजें हैं ना। वैशेषिक हो गया, 4 हो गए। 5वें पर आता है पूर्व मीमांसा। उसके बाद आता है उत्तरी मीमांसा। ठीक। अब महाकाव्य पर आइए। कुल 2 महाकाव्य है भारत में। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। ठीक है। पुराण कुल 18 पुराण हैं, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण। इसी तरह से कुल 18 पुराण है। सबका नाम लिखना इम्पॉसिबल है। स्मृतियां 3 फेमस हैं, मनु स्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत बड़े ऋषि थे, गार्गी से इनका संवाद हुआ था याज्ञवल्क्य। ठीक। तो हम लोगों ने ब्राह्मण को कितने भागों में बांट दिया? 10। कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, खडदर्शन, महाकाव्य, पुराण और स्मृति। ठीक। इन सबको आप लोगों ने सही तरीके से समझ लिया। देखिए वीडियो बड़ा है और सारे के सारे याद करने वाली चीजें हैं इसमें। तो अगर आप लोग बिना बोर हुए वीडियो लास्ट तक देख चुके हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका नोट्स जरूर बनाइए और पढ़िए, समझिए। अभी हमने सिर्फ आप लोगों को यह बताया है कि इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हमारे पास हैं, किनसे इतिहास के बारे में अर्थात अतीत के बारे में पता लगा है। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं पढ़े कि ये होते क्या है। ये जितनी रचनाएं मैंने यहां पर लिख डाली हैं, जितने यात्रियों के नाम मैंने लिख डाला है, सबके बारे में भी आपको नहीं पता होगा। उन सबके बारे में बताना काम मेरा है। जितना मैं आप लोगों को दूं, करते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। जिस दिन आप लोग बोलेंगे बीच में मैं टेस्ट भी ले लूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइए और इस तरह से डायग्राम में बनाएंगे तो चीजें आपकी याद हो जाएंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद क्या करूं, क्योंकि आप लोगों को बोरिंग न लग गया हो, क्योंकि बीच बीच में क्या हो रहा था ना कि चीजें माइंड में आ नहीं रही थी। ठीक। तो परेशान नहीं होंगे, इंसान से ही गलतियां होती हैं, लेकिन इसमें आप लोग बेफिक्र रहिए, कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं है। गूगल करके भी आप लोग देखेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी। ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए, मैं भी आप लोगों को छोड़ता हूं। जाइए आराम से पढ़िए और अपने एम को अचीव करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे कि अभिलेख वगैरह के बारे में बात करें, अन्यथा जैसा आपका कमेंट होगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें।